Hello dear TYPSC, welcome to the another video lecture of your immunology second. As you all know, we have started the 5th chapter, that is public health immunology, and we have also started with the first point of your chapter, that was the vaccines and types of vaccines, in which we have learned what are vaccines. Then we have also seen the types of the basic introduction about the types of vaccines, and amongst we have seen the few types of vaccines. Okay, हमने देखा था वैक्सीन्स होती क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की. इसके अलावा we have seen some few types of the vaccines, and now we are going to see some more types of the vaccine. Okay, conjugate vaccine is the next type of vaccine. तो कॉन्जुगेट वैक्सीन जो होती है, इसका नाम ही क्या है, कॉन्जुगेट, मतलब किसी के साथ कंबाइन करके जो वैक्सीन दी जाती है, दैट इज़ द कॉन्जुगेट वैक्सीन. होता क्या है कि जो कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना, वो अपने एंटीजन को जो है प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ठीक है, उनको बचा के रखते हैं यूजिंग द पॉलीसैकेराइड्स. वी ऑल नो जनरली जब हमने इम्यूनोजेनेसिटी कंसेप्ट देखा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीसैकेराइड्स होती है, शुगर जो होती है ना, उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कम जनरेट होता है या फिर होता भी नहीं है. ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ट्रिकी होते हैं. ठीक है, बहुत स्मार्ट होते हैं. ये करते क्या है कि अपने एंटीजन को छुपा के रखते हैं फ्रॉम द यूजिंग द पॉलीसैकेराइड. उसकी कवरिंग बना के रखते हैं एंटीजन के अराउंड, जिससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया का जो एंटीजन है, जो डिसीज़ कॉज करने वाला है, वो प्रोटेक्टेड रहता है और वो इजीली इन्फेक्ट कॉज कर सकता है. ठीक, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. तो अब ये प्रॉब्लम हमसे ज़्यादा जो होती है वो इन्फेंट्स में होती है. इन्फेंट्स की इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है. वी ऑल नो, चाइल्ड होते हैं छोटे से, तो उनकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक होती है. तो ऐसे चिल्ड्रन में क्या होता है कि वो नहीं पहचान पाते ऐसे. अब हमारी बॉडी फिर भी पहचान जाएगी, लेकिन इनकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, उस पॉलीसैकेराइड्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको ईजिली इन्फेक्शन हो सकता है. तो हमारे ऐसे इन्फेंट्स को प्रोटेक्ट करना है अगर हमें, तो हमें उनके लिए वैसी वैक्सीन डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो ऐसे पॉलीसैकेराइड का जो है उनको इंट्रोडक्शन करवा सके. तो वो कैसे किया जाता है, तो इन पॉलीसैकेराइड्स को जो डिसीज जो हमारे इन्फेंट की बॉडी रिकॉग्नाइज कर पाए, ऐसे वायरल पार्टिकल्स या फिर बैक्टीरियल पार्टिकल्स, ऐसे एंटीजन्स, उससे इनको कंबाइन किया जाता है पॉलीसैकेराइड के साथ, और फिर वो इंजेक्ट किया जाता है इन्फेंट्स में, ताकि वो इन्फेंट्स उन पॉलीसैकेराइड को रिकॉग्नाइज कर पाए और वो उसके अगेंस्ट मेमोरी डेवलप कर पाए. कैसे, तो क्या करेंगे, वो जो पॉलीसैकेराइड है उसके साथ कोई वायरल या फिर कोई बैक्टीरियल जो एंटीजन होते हैं, उसको कंबाइन करके कॉन्जुगेट करके इन्फेंट्स में इंजेक्ट किया जाता है या फिर वैक्सीनेट किया जाता है, सो दैट कि वो जो इन्फेंट है वो पॉलीसैकेराइड को अब वो इतने स्मार्ट तो होते हैं इन्फेंट की बॉडी कि वो बैक्टीरिया या वायरस को वैसे जो है रिकॉग्नाइज कर पाते. तो वो एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके साथ साथ पॉलीसैकेराइड को भी रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट भी मेमोरी बनाएंगे. ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है फॉर द इन्फेंट्स कॉन्जुगेट वैक्सीन्स. तो पर्टिकुलरली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो डिसीज़ है, उसके लिए जो टाइप बी वैक्सीन है वो ऐसे बनाया जाता है यूजिंग द कॉन्जुगेट फॉर्मेट. ओके, सो दिस इज़ अबाउट इट. नाउ जो नेक्स्ट टाइप का वैक्सीन है, इट इज़ अ डीएनए वैक्सीन. इसके नाम में ही इसका आंसर है कि ये वैक्सीन होता क्या है. तो आपको पता है, जीन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. डीएनए इज़ आवर होल सिस्टम. जो हमारी पूरी सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया जाता है, वो पूरा सिस्टम इज़ डिज़ाइन यूजिंग द डीएनए. तो डीएनए को अगर हमने जाना तो हमने सब जाना. तो हम लोग उस सेल के बारे में सब जान सकते हैं, उस वायरस के बारे में सब जान सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उस डिसीज़ के बारे में भी जान सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसके अगेंस्ट मेजर्स भी ले सकते हैं. सपोज़ हमें किसी बैक्टीरिया का या वायरस का जो डिसीज़ कॉजिंग जीन्स है, ठीक है, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता चले कि वो कौन से जीन्स होते हैं जिससे एंटीजन्स बनते हैं और वो एंटीजन इन्फेक्शन कॉज करते हैं. अगर हमें ये पता चला तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग डीएनए डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, इसका पूरा एक डीएनए डिज़ाइन कर सकते हैं, और इस डीएनए को डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है पूरे डीएनए को ही एज ए वैक्सीन इंजेक्ट कर सकते हैं पर्सन में. अब होगा क्या, तो कुछ सेल्स ये जो डीएनए है बैक्टीरिया का या वायरस का वो लेंगे. ठीक है, अपने आप में. अब सेल क्या करेंगे, उस डीएनए को अपने डीएनए के साथ रिकम्बाइन करेंगे, और रिकम्बाइन करने के बाद होगा क्या,
तो वो जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स है ना, वो नॉर्मल सेल्स के ऊपर ये वायरस के या बैक्टीरिया के एंटीजन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके साथ डीएनए रिकम्बाइन होगा, तो उनके सरफेस पे वैसे एंटीजन आ जाएंगे। तो होगा क्या कि हमारी बॉडी इनको एज ए फॉरेन कंसिडर करेंगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी डेवलप करेगी, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ इतनी हार्मफुल नहीं होंगी, बट मेमोरी बन जाएंगे उनकी, ठीक है। तो मेमोरी बन के स्टोर हो जाएंगे, सेल्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, और वो मेमोरी हमेशा के लिए हमारे बॉडी में रहेगी। और अगर फ्यूचर में हमें वो टाइप का डिसीज़ हुआ भी तो हमारी बॉडी उसके लिए रेडी रहेंगी, क्योंकि हमारे पास मेमोरी है। तो इसका फ़ायदा इतना है कि हमें पूरा वायरस या डिसीज़ को, क्योंकि हमने इसमें ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें डिसीज़ कॉजिंग डीएनए सीक्वेंसेस तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं। हमारा टारगेट रहेगा बस एंटीजन वाले जीन्स, ठीक है, एंटीजन वाले जीन्स रहेंगे, जो जीन्स एंटीजन को इनकोड करते हैं, ऐसे जीन्स रहेंगे। डिसीज़ कॉजिंग जीन्स हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इससे होगा क्या, ऊपर से हमारे बॉडी में इंजेक्ट करने की वजह से क्या होगा, वो डीएनए हमारे सेल्स के साथ रिकम्बाइन होकर वो अपने आप पे वो एंटीजन प्रेजेंट करेगा। उससे क्या होगा कि हमें डिसीज़ नहीं होगा, लेकिन हमारे बॉडी में एंटीजन्स आ जाएगी, और उससे हमारी बॉडी इजीली उसको रिकॉग्नाइज भी कर पाएगी, और पूरे बॉडी में होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, क्योंकि सीधा जीन पे टारगेट है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन्स प्रोड्यूस हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जीन्स की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन्स की वजह से ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और उतनी ही एंटीबॉडी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी हमारे बॉडी में हमेशा के लिए रहेगी। तो ये इस डीएनए वैक्सीन का बहुत बड़ा एडवांटेज है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। इसके अलावा एक बात ये है कि इस पे रिसर्च भी चल रही है, और बहुत सारे डिसीज़ेस के लिए इसका यूजेज भी है, ठीक है, लाइक इन द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए होगा, अगर इस हर डिसीज़ के लिए ये वैक्सीन बन जाए तो बहुत ईजी वैक्सीन है ये, और अच्छी भी है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। सेम जैसे डीएनए वैक्सीन है वैसे ये भी वैक्सीन है, बस फ़र्क इतना है कि इस वैक्सीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन किया जाता है। मतलब जो डीएनए सीक्वेंस मैंने आपको जैसे बताया, तो सपोज़ वो डीएनए सीक्वेंसेस है, ठीक है, तो वो डीएनए सीक्वेंसेस को जो है, अब जो मेजर जो डिसीज़ कॉजिंग जो एंटीजन वाले डीएनए सीक्वेंसेस है, उसका जो है हम लोग इंजेक्ट करेंगे इन द वायरसेस, ठीक है, या फिर इन द बैक्टीरिया। अब आप कहोगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो ये जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है, ये इजीली इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इजीली हमारे बॉडी में एंटर हो जाएंगे, तो हमें जो बाकी की इंजेक्शन वगैरह उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। वायरस तो बहुत अच्छे, क्योंकि वायरस आपको पता है वो सीधे हमारे सेल के डीएनए में घुस जाएंगे, और सीधे इन्फेक्शन कॉज करके उसके साथ हमारा डीएनए मिक्सअप कर सकते। तो ये फ़ायदा वायरसेस का है। एज वेल एज बैक्टीरिया भी वो करते हैं कि हमारे बॉडी में ईजिली इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो डीएनए अंदर 100% जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, सपोज़ कोई हमने जैसे वहाँ पे डिज़ाइन किया, कोई डीएनए डिज़ाइन किया, ठीक है, हमने एंटीजन के बारे में पता करा, उसके अकॉर्डिंगली जीन्स बनाया, उसके अकॉर्डिंगली हमने डिज़ाइन किया एक डीएनए। वो डीएनए मैंने सपोज़ वायरस में डाला, ठीक है, एक प्रोटीन कोट में डाला, पैक कर लिया, ठीक है। वायरस में डालने के बाद मैंने ये वायरस को इन्फेक्ट किया इन द पेशेंट, तो पेशेंट की बॉडी जो है उसके सेल्स में ये डीएनए घुस जाएगा, रिकम्बाइन होगा, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है एंटीजन्स प्रोड्यूस होगी, इन्फेक्ट हो जाएगा वो सेल, तो हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करेगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, एक मेमोरी बन के रह जाएगी हमारी बॉडी में, ठीक है, तो हो गई मेमोरी। अब फिर अगर नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ भी तो हमारी बॉडी रेडी रहेंगी, या फिर सेम हम बैक्टीरिया के लिए भी कर सकते। अब ये किस टाइप के डिसीज़ के लिए किया जाता है, तो डीपीटी आप सब ने बचपन में ली है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, ये तीनों की जो एक साथ मिला के जो टॉक्सिन है वो हम लोग ऐसे बना सकते। ये तीनों डिसीज़ कॉजिंग जो एंटीजन्स है उसकी जीन्स लो, एक डीएनए में कंस्ट्रक्ट कर लो, वो डीएनए किसी वायरस में डाल दो, वो वायरस इन्फेक्ट कर लो पेशेंट को, या फिर जो पर्सन है उसको, पर्सन ने इन्फेक्ट कर लिया उसको, उसके बाद उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, और वो हमेशा के लिए उसके बॉडी में स्टोर्ड रहेंगी, ठीक है। तो दैट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वायरस वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन, ठीक है। अब इसके अलावा जो है कोई ऐसी वैक्सीन्स भी होती है, जनरली जो सब यूनिट वैक्सीन जो होती है, मैंने आपको बताया था सब यूनिट वैक्सीन का कि छोटा सा पार्ट होता है वैक्सीन का जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, सपोज़ ईस्ट सेल है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ईस्ट सेल है, तो उसमें हमने क्या करना है, जो जीन एंटीजन का होता है ना, सपोज़
एक एंटीजन है, ठीक है, उसका जो जीन सीक्वेंस है वो मैंने ईस्ट के डीएनए में क्या करना है, रिकम्बाइन करना है, ठीक है। अब वो सीक्वेंस रिकम्बाइन होने के बाद ईस्ट जो सेल है वो क्या करेंगे, ईस्ट की बॉडी है, ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगाई, तो उसकी बॉडी के ऊपर वो एंटीजन आ जाएगा। तो ये एंटीजन हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं, या अब ये सब यूनिट होगा, ठीक है, एक एंटीजन का छोटा पार्ट। तो ये पूरा जो एंटीजन है उसके सब यूनिट हम कलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से वॉश करेंगे, और वो एंटीजन एज ए वैक्सीन हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं इन द पेशेंट। तो ये ऐसे सब यूनिट वैक्सीन किया जाता है, फॉरगॉट टू टेल इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, मतलब पूरा एंटीजन नहीं, उसका छोटा सा पार्ट। सो दैट्स अबाउट इट। ये सब जो है टॉक्सोइड, कॉन्जुगेट, डीएनए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, देन लाइव अटेन्यूएटेड सब यूनिट, इस सब टाइप के जो है वैक्सीन्स है। अब इसके अलावा जो आपके सिलेबस में है दैट इज़ द सीरम, ठीक है, एंटी सीरा। तो एंटी सीरा और वैक्सीन्स में मेजर डिफरेंस ये होता है कि आपको पता है सीरम मतलब क्या, एंटीबॉडीज़, ठीक है, ओके। नाउ सीरम मतलब क्या, एंटीबॉडीज़, ओके, आई विल टेल यू। और वैक्सीन मतलब क्या, एंटीजन, ठीक है। वैक्सीन में हम क्या करते हैं, एंटीजन इंजेक्ट करते हैं। सीरम मतलब क्या, हम एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं। सीरम मतलब क्या, सपोज एक पर्सन है, थोड़ा सा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, या फिर बहुत उसको ज़रूरत है एंटीबॉडीज़ की, वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, तब हम इमीडिएट केस में जो बहुत अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं, जो जब उसकी सिस्टम जो है एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती। लेकिन वैक्सीन में हम क्या करते हैं, उस पर्सन में एंटीजन इंजेक्ट करते ताकि वो पर्सन इम्यूनाइज हो पाए और खुद एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर पाए, जब खतरा आए तो वो खुद उसके लिए रेडी रहे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सीरम में हम खुद एंटीबॉडीज़ बना के देते पेशेंट को, पेशेंट के बॉडी को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीरम एंड दी वैक्सीन, ठीक है। अब वैक्सीन में क्या होता है, सॉरी सीरम में क्या होता है, डज नॉट कंटेन एनी बैक्टीरिया, हम डायरेक्टली सेल भी नहीं डालते, ना ही कोई टॉक्सिन डालते, हम एंटी टॉक्सिन डालते या फिर एंटीबॉडी डालते, ठीक है। नाउ यहाँ पे वैक्सीन में वी गिव देम अ इम्यूनिटी। अब वो इम्यूनिटी एक झटके में नहीं आती, वो थोड़ी देर बाद आती है, ठीक है। जैसे हम लोग किल्ड वैक्सीन जो होती है ना, वो जनरली उनको इम्यूनिटी देने में बहुत टाइम लगता है। किल्ड वैक्सीन मतलब गारंटीड इम्यूनिटी नहीं आती। कभी कभी क्या होता है, किल्ड वैक्सीन के केस में हमें 2-3 बार बूस्टर डोज देने पड़ते हैं, 2-3 बार उनको इंजेक्ट करना पड़ता है उस वैक्सीन से, ताकि वो बॉडी और ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप करे। मतलब अभी वैक्सीन दी 2-3 महीने बाद फिर से वैक्सीन देनी पड़ती है ताकि और ज़्यादा इम्यूनिटी जनरेट हो। लेकिन हमें एंटी सीरम में वैसे हम नहीं करते, हम लोग एक ही बार में उसको एंटीबॉडीज़ दे देते हैं, वो उसी टाइम पे वो लेगा, उसी टाइम पे फाइट करेगा डिसीज़। नेक्स्ट टाइम फिर से डिसीज़ हुई तो फिर से हमें एंटीबॉडीज़ देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इन द सीरम एंड द वैक्सीन। सीरम जो होता है ना, इट इज़ वी डोंट गिव इट इम्यूनाइजेशन, हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ देते हैं, उसकी वजह से इम्यूनिटी हम देते हैं, लेकिन वो उसी टाइम के लिए, उतने ही टाइम के लिए देते हैं। बट वैक्सीन जो होती है हम लाइफ टाइम के लिए, एक बार दे दी तो लाइफ टाइम उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो जाएगा। बट सीरम में वो नहीं होता, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं होता। सीरम में ज़्यादातर सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट होती है, यहाँ पे सेल मेडिएटेड या फिर जो ह्यूमरल है, दोनों टाइप की इम्यूनिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो इतना ही इसका डिफरेंस होता है इन द सीरम एंड द वैक्सीन। आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो सीरम मतलब क्या, जहाँ पे हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं, एंड वैक्सीन मतलब क्या, जहाँ पे हम एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं, या तो बैक्टीरिया या तो टॉक्सोइड या तो वायरस जो भी है, हम डायरेक्टली एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं। सीरम में हम एंटीबॉडीज़ पहले बनाते हैं लैब में, फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, सपोज उसकी पेशेंट की बॉडी नहीं बना पा रहे एंटीबॉडीज़, तब हम उसको देते हैं उस पेशेंट में, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीरम एंड द वैक्सीन। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। देन सीरम के फिर टॉक्सोइड्स या फिर एंटी सीरा हम उसको बोल सकते हैं, या तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम एज अ सीरम यूज़ कर सकते हैं, कोई टॉक्सोइड या कोई एंटी टॉक्सिन वी कैन यूज़ एज अ सीरम, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द वैक्सीन्स एंड द सीरम, ओके। So I hope you understood this lecture. So all we thought in this lecture was about the vaccine, कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या उनको कैसे बनाया जाता है। along with that we have learned about the serum. सीरम के बारे में हमने बस थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया, वो इतना डीप नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए आई हैव जस्ट गिवन यू आइडिया अबाउट दी serum, okay. So that's about it, and I hope you understood the lecture. So in the next lecture we will see the second part of your chapter, that is the immunization schedules for the different countries, okay. इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, okay. Thank you.